तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी इस समय एक तरह से सिनेमाघरों में हमें देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है एक तरह से स्पीक नो इविल। जी हाँ दोस्तों, ये एक हॉरर मूवी है और सिनेमा में ये इकलौती मूवी है इंग्लिश जो कि रिलीज़ हो रही है और इसे एक तरह से यूनिवर्स पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इंडिया के अंदर ये हिंदी में भी हमें देखने को मिल रही है। वैसे ही इंडिया के अंदर हॉरर मूवी का क्रेज़ बहुत बेहतरीन चल रहा है, तो उसी बीच ये हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में, फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में और कहाँ कहाँ ये रिलीज़ हो चुकी है और कहाँ पर रिलीज़ होनी बाकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। स्पीक नो ईविल एक आगामी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसे जेम्स वॉटकिंस ने लिखा और निर्देशित किया है। यह 2022 की डेनिश फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म में जेम्स मैकएवॉय, मैकेंजी डेविस, आइसलिंग फ्रैंकोसी, एलिक्स वेस्टलेफलर, डैन होफ और स्कूट मैकनेरी मुख्य भूमिका में है। जेसन ब्लम अपने ब्लमहाउस प्रोडक्शंस बैनर के माध्यम से एक निर्माता के रूप में काम करते हैं। फिल्म का प्रीमियर 9 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के डीजीए थिएटर में होगा। इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाना है। सार: एक खूबसूरत देहात के घर में एक स्वप्निल छुट्टी एक मनोवैज्ञानिक दुःस्वप्न बन जाती है। रालना: जेम्स मैकएवॉय पैडी के रूप में 3, मैकेंजी डेविस लुइस डाल्टन के रूप में 4, एसलिंग फ्रेंसियोसी सिएरा के रूप में, एलिक्स वेस्ट लेफलर एग्नेस डाल्टन के रूप में 4, डैन हफ एंट के रूप में 5, स्कूट मैकनेरी बेन डाल्टन के रूप में 4। उत्पादन: जेम्स वॉटकिंस ने ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के लिए फिल्म लिखी और निर्देशित की। यह इसी नाम की 2022 डेनिश फिल्म का रीमेक है। 6 अप्रैल 2023 में जेम्स मैकएवॉय और मैकेंजी डेविस के कलाकारों में शामिल होने की सूचना मिली थी। 3 अगले महीने स्कूट मैकनेरी कलाकारों में शामिल हो गए। 7 मुख्य फोटोग्राफी क्रोएशिया और ग्लॉसेस्टर, इंग्लैंड में मई में हुई थी और जुलाई में समाप्त होने की उम्मीद थी। 8 2023 एसएजीएफटीआरए हड़ताल के कारण फिल्मांकन को समाप्त होने से 5 दिन पहले निलंबित कर दिया गया था। 9 नवंबर के मध्य में यूनाइटेड किंगडम में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। मुक्त करना: स्पीक नो ईविल का प्रीमियर 9 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के डीजीए थिएटर में होगा। 11 इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। 13 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 37 आलोचकों की 86% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। 14 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 12 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 67 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जेम्स थॉमस वॉटकिंस, जन्म 20 मई 1973, नॉटिंघम, इंग्लैंड, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, जो हॉरर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से ईडन लेक और द वुमन इन ब्लैक। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थ्रिलर ईडन लेक लिखी और निर्देशित की, जिसमें माइकल फैसपेंडर और केली रेली ने अभिनय किया। 2 इसने 2009 के एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म, सिजेस फैंटेसी फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार और फैंटास्पोर्टो में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्हें 2008 के ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में डगलस हिकॉक्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। वॉटकिंस ने वार्नर ब्रदर्स, वर्किंग टाइटल, फिल्म 4 और बीबीसी फिल्म्स के लिए पटकथाएं लिखी है। जेम्स मैकएवॉय, एमकेवी, जन्म 21 अप्रैल 1979, एक स्कॉटिश अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत एक किशोर के रूप में द नियर रूम 1995 से की
और 2003 तक ज्यादातर टेलीविजन पर दिखाई दिए, जब उनका फीचर फिल्म कैरियर शुरू हुआ। उनके उल्लेखनीय टेलीविजन काम में थ्रिलर स्टेट ऑफ प्ले 2003, साइंस फिक्शन मिनी सीरीज फ्रैंक हर्बर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ ड्यून 2003 और ड्रामा सीरीज शेमलेस 2004 से 2005 शामिल है। मैकएवॉय को फंतासी फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब 2005 में मिस्टर टुमन्स की भूमिका निभाने और एक्शन फिल्म वांटेड 2008 में एक हत्यारे की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। पीरियड ड्रामा द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड 2006 और एटोनमेंट 2007 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 2011 में उन्होंने आर्थर क्रिसमस और ग्नोमियो एंड जूलियट में शीर्षक पात्रों को आवाज दी और सुपरहीरो फिल्म एक्समेन फर्स्ट क्लास में चार्ल्स जेवियर को चित्रित किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने एक्समेन श्रृंखला की भविष्य की किश्तों में दोहराया। मैकएवॉय को स्वतंत्र अपराध फिल्म फिल्थ 2013 में अभिनय करने के लिए और एम नाइट श्यामलन की स्प्लिट 2016 उन्होंने 2019 से 2022 तक फंतासी सीरीज हिज डार्क मटेरियल्स में लॉर्ड एजरियल का किरदार निभाया और हॉरर फिल्म इट चैप्टर 2 2019 में बिल डेनब्रू के रूप में अभिनय किया। मंच पर मैकएवॉय ने कई वेस्ट एंड प्रस्तुतियों में अभिनय किया है, जैसे 2010 में 3 डेज ऑफ रेन, 2013 में मैकबेथ, 2015 में द रूलिंग क्लास और 2020 में साइरानो डे बर्गेरेक, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए 4 नामांकन मिले। प्रारंभिक जीवन। मैकएवॉय का जन्म 21 अप्रैल 1979 को ग्लासगो में हुआ था। 1-2 बस चालक से बिल्डर बने जेम्स मैकएवॉय सीनियर और मनोरोग नर्स एलिजाबेथ नी जॉनस्टोन, मृत्यु 2018 के घर। 3, 4, 5 उनका पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 6 जब वह 7 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और जब वह 11 साल के थे तब उनका तलाक हो गया। 3 मैकएवॉय की मां खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थी और बाद में उन्होंने उन्हें ग्लासगो के पास के ड्रमचैपल इलाके में अपने नाना नानी मैरी और जेम्स जॉनस्टोन के साथ रहने के लिए भेज दिया। 7 उनकी मां कभी कभी उनके साथ रहती थीं। 3 मैकएवॉय की एक छोटी बहन है जिसका नाम जॉय और एक छोटा सौतेला भाई है जिसका नाम डोनाल्ड है। 3 मैकएवॉय ने द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की 3 उन्होंने ग्लासगो के जॉर्डन हिल क्षेत्र में कैथोलिक सेंट थॉमस एक्विनास सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और कुछ समय के लिए पादरी बनने पर विचार किया। 9-10 2006 के एक साक्षात्कार में मैकएवॉय ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में पुजारी बनने पर विचार किया क्योंकि यह मिशनरी कार्य के माध्यम से दुनिया का पता लगाने का एक तरीका लगता था। 11 अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने एक स्थानीय बेकरी में काम किया। 9-10 मैकएवॉय ने रॉयल नेवी में शामिल होने के लिए आवेदन किया और उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया गया था जब उन्हें रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा RSMD अब रॉयल कंसर्वेटोयर ऑफ स्कॉटलैंड में अभिनय का अध्ययन करने के लिए जगह की पेशकश की गई थी। 12 2000 में स्नातक होने के बाद वह लंदन चले गए। आजीविका। प्रारंभिक कार्य। मैकएवॉय ने अभिनय की शुरुआत 15 साल की उम्र में द नियर रूम 1995 से की थी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म में शामिल होने के समय उन्हें अभिनय में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी सहकलाकार अलाना ब्रैडी के लिए भावनाएं विकसित होने के बाद उन्हें अभिनय का अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। 13 उन्होंने पेस यूथ थिएटर के सदस्य रहते हुए भी अभिनय करना जारी रखा। 14-15 मैकएवॉय ने 2000 में रॉयल स्कॉटिश अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाई और फिल्म में काम करना शुरू किया। 2001 में नाटक आउट इन द ओपन में एक समलैंगिक हसलर के रूप में मैकएवॉय के प्रदर्शन ने निर्देशक जो राइट को इतना प्रभावित किया
कि राइट ने मैकएवॉय को अपनी फिल्मों में भूमिकाएं देनी शुरू कर दीं। हालांकि मैकएवॉय उन्हें मना करते रहे। उन्होंने डॉनमार वेयरहाउस में प्राइवेट ऑन परेड में अभिनय किया, इस बार सैम मेंडेस का ध्यान आकर्षित किया। 2001 में अभिनेता बैंड ऑफ ब्रदर्स में प्राइवेट जेम्स डब्ल्यू मिलर के रूप में दिखाई दिए, जो कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग और टॉम हैंक्स द्वारा 11 घंटे की द्वितीय विश्व युद्ध की लघु श्रृंखला थी। 18 उन्होंने 2002 की व्हाइट टीथ में आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया, जो जेडी स्मिथ के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 4 भाग की टेलीविजन ड्रामा मिनीसीरीज का रूपांतरण था। 2022 में मैकएवॉय ने टिप्पणी की कि स्मिथ ने यह नहीं कहा कि वह भूमिका निभाने में बुरे थे। उसने उससे कहा कि वह गलत कास्टिंग था क्योंकि वह बहुत छोटा था, चरित्र को अधिक वजन वाला होना चाहिए था। 2003 में मैकएवॉय फ्रैंक हर्बर्ट के उपन्यासों से रूपांतरित साइंस फिक्शन चैनल की लघु श्रृंखला फ्रैंक हर्बर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ ड्यून में दिखाई दिए। यह चैनल पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाले कार्यक्रमों में से एक है। 20 उनके लिए और अधिक काम तब आया जब उन्होंने 2003 के स्टेट ऑफ प्ले में एक सिद्धांतहीन रिपोर्टर की भूमिका स्वीकार की। 21 अच्छी तरह से प्राप्त 6 भाग का ड्रामा धारावाहिक एक युवा महिला की मौत की एक अखबार की जांच की कहानी बताता है और BBC वन पर प्रसारित किया गया था। 22-23 कार्यक्रम को जरूर देखे कहते हुए शिकागो ट्रिब्यून ने इसके कलाकारों के प्रदर्शन के लिए स्टेट ऑफ प्ले की सिफारिश की। 2002 में मैकएवॉय ने बॉलीवुड क्वीन के लिए दृश्यों की शूटिंग की। इसे 2003 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में एक विशेष प्रस्तुति के रूप में दिखाया गया और 17 अक्टूबर को यूके के सिनेमाघरों में दिखाया गया। 25-26 2004 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी विम्बलरन में अभिनय किया, जिसमें कर्स्टन डंस्ट और पॉल बेटनी भी मुख्य भूमिका में थे। 27 उनका अगला प्रोजेक्ट 2004 में स्ट्रिंग्स के अंग्रेजी संस्करण में हेल नामक एक चरित्र को आवाज देना था, जो एक पौराणिक काल्पनिक फिल्म थी। 28 उनके लिए एक और 2004 की रिलीज इनसाइड आई एम डांसिंग थी, जो डेमियन ओडोनेल द्वारा निर्देशित एक आयरिश प्रोडक्शन थी, जिसमें उनके साथी स्कॉट्समैन स्टीवन रॉबर्टसन ने अभिनय किया था। इसमें उन्हें 2 प्रमुख पात्रों में से एक के रूप में लिया गया था, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला एक आवारा। 29 मैकएवॉय ने 2004 को शेमलेस के पहले 2 सीजन में स्टीव मैकब्राइड के रूप में प्रदर्शित होकर समाप्त किया। स्पीक नो ईविल डेनिश गेस्टर्न शाब्दिक रूप से द गेस्ट 2022 की डेनिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म 4-5 है, जिसका निर्देशन क्रिश्चियन टैफड्रुप ने एक पटकथा पर किया है, जिसे उन्होंने अपने भाई मैर्स डी के साथ मिलकर लिखा था। इसका निर्माण जैकब जारेक ने किया है और इसे नॉर्डिस्क फिल्म द्वारा वितरित किया गया है। फिल्मांकन डेनमार्क, नीदरलैंड और इटली में हुआ और फिल्म का अधिकांश भाग अंग्रेजी में शूट किया गया है, जिसमें कुछ दृश्य डेनिश और डच में है। फिल्म ब्योर्न, मॉर्टन ब्यूरियन और लुईस सिडसेल सीएम कोच पर केंद्रित है, जो एक डेनिश चोरा है, जिन्हें पैट्रिक फेरजा वान हुएट और करीना स्मल्डर्स, एक डच चोरा, अपने देश के घर में सप्ताहांत की छुट्टी के लिए आमंत्रित करता। स्पीक नो ईविल का प्रीमियर 22 जनवरी 2022 को 38वें सनडांस फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट सेक्शन में हुआ। इसे 17 मार्च 2022 को डेनमार्क में और 21 जुलाई को नीदरलैंड में रिलीज किया गया। इस फिल्म ने दुनिया भर में $6,31,249 की कमाई की और आलोचकों द्वारा इसके निर्देशन और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की गई, जिन्होंने फिल्म की कोमल सामाजिक टिप्पणी, टोन और रेहेसे की भी प्रशंसा की। ब्लमहाउस प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित अमेरिकी रीमेक 13 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। कथानक इटली के टस्कनी में अपनी छुट्टियों के दौरान ब्योर्न और लुईस, एक डेनिश चोरा, और उनकी बेटी एग्नेस, पैट्रिक और करिन, एक डच चोरा, और उनके बेटे एबेल से मिलते हैं,
जिनके साथ वे रात के खाने पर एक सुखद शाम बिताते हैं। ब्योर्न और लुईस को नीदरलैंड में उनके दूरदराज के ग्रामीण घर का दौरा करने के लिए डच जोड़े से निमंत्रण मिलता है। पहले 2 दिनों के दौरान लुईस मेजबानों के निष्क्रियाक्रामक व्यवहार के बारे में असहज महसूस करती है, जैसे कि पैट्रिक द्वारा एबेल के प्रति दुर्व्यवहार। उनकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब उन्हें डिनर के लिए बाहर बुलाया जाता है, इस बात से अनजान कि बच्चों को मुहाजिद नामक एक अज्ञात दाई के साथ घर पर छोड़ा जाना था। डिनर पर पैट्रिक ने मांस युक्त कई भोजन का ऑर्डर देने के बाद लुईस के शाकाहार को चुनौती दी, फिर नशे में घुत होकर उनके सामने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए। डिनर का खर्च उठाने के लिए ब्योर्न को बहकाने के बाद पैट्रिक नशे में गाड़ी चलाता है और तेज आवाज में संगीत बजाता है, जिससे लुईस परेशान हो जाती है। वह बाथरूम में भी घुस जाता है जब वह नहा रही होती है और बाद में जोरे को सेक्स करते हुए देखता है। जब एग्नेस के अपने माता-पिता के बगल में सोने के आह्वान को अनदेखा कर दिया जाता है, तो पैट्रिक उसे ले जाता है। लुईस एग्नेस को नग्न पैट्रिक के बगल में सोता हुआ पाती है, जिससे परिवार वहां से चला जाता है, लेकिन एग्नेस को पता चलने के बाद वापस लौट जाता है कि उसकी खरगोश गुड़िया निनस गायब है। घर वापस आकर वे लंबे समय तक रहने के लिए राजी हो जाते हैं। बाद में जोरे को पता चलता है कि पैट्रिक ने उन्हें प्रभावित करने के लिए डॉक्टर होने के बारे में झूठ बोला था और वास्तव में वह बेरोजगार है, क्योंकि वह वास्तविक काम में विश्वास नहीं करता है। रात्रि भोजन के बाद पैट्रिक द्वारा एबेल पर मग फेंकने के बाद दंपतियों में पैट्रिक द्वारा एबेल के साथ दुर्व्यवहार करने पर बहस होती है। उस रात ब्योर्न को घर के पीछे एक केबिन मिला और अंदर खाली सामान और कैमरे मिले। केबिन की दीवारें पैट्रिक और कैरिन की छुट्टियों पर छोटे बच्चों के साथ अन्य जोड़ों की तस्वीरों से भरी हुई है। तस्वीरों से पता चलता है कि डच युगल सीरियल किलर है, जो परिवारों को धोखा देकर उनकी हत्या करने और उनके बच्चों का अपहरण करने का पैटर्न रखते हैं। ब्योर्न और उसका परिवार अगले शिकार है। ब्योर्न को फिर पूल में डूबा हुआ एबेल का शव मिला। वे भाग निकले, लेकिन ब्योर्न अपनी पत्नी को अपनी खोज के बारे में नहीं बताता। उनकी कार खराब हो जाने के बाद ब्योर्न मदद की तलाश करता है, लेकिन वापस लौटता है और पैट्रिक की कार के अंदर अपने परिवार को पाता है। पैट्रिक अपने घर से निकलते समय कार का हॉर्न सुनने के बाद परिवार का पीछा कर रहा था और ब्योर्न को कॉल के लिए धन्यवाद देता है। ब्योर्न स्थिति को शांत रखने की कोशिश करने के लिए साथ देता है, लेकिन फिर भी यह जल्दी ही बढ़ जाता है। पैट्रिक ब्योर्न को पीटता है। एबेल की दाई मुहाजिद लुईस को पकड़ती है, जबकि करिन एग्नेस की जीभ काट देती है। मुहाजिद एग्नेस के साथ चला जाता है और उसके माता-पिता को एक सुनसान सड़क पर ले जाया जाता है। डेनिश जोड़े को कपड़े उतारने का आदेश दिए जाने से पहले ब्योर्न उनसे पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर पैट्रिक जवाब देता है, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने दिया। ब्योर्न और लुईस को फिर एक खाई में धकेल दिया जाता है, जहां उन्हें पत्थर मारकर मार दिया जाता है। मूक एग्नेस अब पैट्रिक और करिन की बेटी की भूमिका निभाती है, क्योंकि युगल अपनी अगली हत्या के लिए दूसरे परिवार को निशाना बनाता है। रालना मोर्टेन ब्यूरियन ब्योर्न के रूप में, सिडसेल सीम कोच लुईस के रूप में, फेज्जा वान हुएट पैट्रिक, करीना स्मल्डर्स करिन के रूप में, लिवा फोर्सबर्ग एग्नेस के रूप में, मारियस डेमस्लेव एबेल, हिचेम याकूबी मुहाजिद के रूप में। उत्पादन स्पीक नो ईविल क्रिश्चियन टैफड्रुप की तीसरी फीचर फिल्म है, जो ज्यादातर अभिनेता के रूप में सक्रिय है और उनकी पहली शैली की फिल्म है, जिसमें वह नाटक शैली को सामाजिक टिप्पणी और मनोवैज्ञानिक हॉरर तत्वों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। 6. उन्होंने अपने भाई मैर स्टैफड्रुप डी के साथ पटकथा का सहलेखन किया। जैकब जारेक ने निर्माता के रूप में काम किया, जिसकी अनुमानित उत्पादन लागत 2.8 मिलियन थी। 2. कोविड-19 महामारी के कारण डेनमार्क
और नीदरलैंड में फिल्मांकन को अस्थायी रूप से बाधित करना पड़ा। इसे ज्यादातर अंग्रेजी में फिल्माया गया था। 6 और आगे की शूटिंग नीदरलैंड और इटली में हुई। 7 जनवरी 2021 में पूरा होने से पहले इस परियोजना को गोथेनबर्ग फिल्म फेस्टिवल के हिस्से के रूप में नॉर्डिक फिल्म मार्केट में प्रस्तुत किया गया था और वितरकों द्वारा इसका जोरदार स्वागत किया गया था। बाद में फिल्म के अधिकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बेनेलक्स देशों, रूस और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल और हंगरी को बेचे गए। मुक्त करना। फिल्म को 38वें सनडांस फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट सेक्शन 9 के लिए निमंत्रण मिला, जिसमें शामिल थे डरावनी और कॉमेडी कृतियां जो शैली वर्गीकरण को धता बताती है, जहां इसका प्रीमियर 22 जनवरी 2022 को हुआ। 10-11 यह फिल्म डेनमार्क में 17 मार्च 2022, 12 को नॉर्डिस्क फिल्म द्वारा और नीदरलैंड में 21 जुलाई, 3 को सितंबर फिल्म द्वारा रिलीज की गई थी। 13-14 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 सितंबर 2022 को चुनिंदा सिनेमाघरों में और 15 सितंबर 2022 को शरर 12 और आईएफसी फिल्म्स द्वारा वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। स्पीक नो ईविल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $6,31,249 की कमाई की। 3 जबकि इसका उत्पादन बजट लगभग $3.1 मिलियन था। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 90 आलोचकों की 84% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, एक सामाजिक व्यंग्य जिसमें धारदार दांत है, स्पीक नो ईविल मानवद्वेषी थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट उपहार है। 16 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 78 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 17 सनडांस फिल्म फेस्टिवल ने फिल्म को एक शानदार उत्तेजक और भयावह व्यंग्यपूर्ण कृति, जो दोनों पक्षों को दोषी ठहराती है, के रूप में प्रचारित किया। इंडीवायर के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सुजाना ग्रुडर ने अभिनय प्रदर्शनों, विशेष रूप से मोर्टेन ब्यूरियन की प्रशंसा की और इसे A+ से F पैमाने पर A ग्रेड दिया और इसे सालों में सबसे चालाकी से भ्रष्ट हॉरर फिल्म कहा, जो दूसरों को आत्माज्ञाकारिता के बिंदु तक समायोजित करने के तरीकों पर एक तीखी टिप्पणी प्रस्तुत करती है। 5 टैफड्रुप के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक जेनेट कैट्सोलिस ने इसे मध्यम वर्ग के रीति-रिवाजों का एक बर्फीला व्यंग्य कहा, जो लगातार अजीबोगरीब से भयावह और फिर पूरी तरह से चौंकाने वाला हो जाता है और बेचैन करने के अपने मिशन में पूरी तरह से निडर है। 18 पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ ओस्टेंड फिल्म फेस्टिवल 4-12 मार्च 2022 सर्वश्रेष्ठ सह-उत्पादन बुरा मत बोलो मनोनीत 19 सिएटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 14-24 अप्रैल 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत 2005 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब की रिलीज के साथ उनकी सार्वजनिक प्रोफाइल बढ़ गई थी। 30 मैकेवॉय ने एंड्रयू एडमसन द्वारा बनाई गई फंतासी एडवेंचर फिल्म में अभिनय किया और C.S. लुइस के बच्चों के उपन्यास पर आधारित तुमन्स के रूप में एक फॉन जो लूसी पेवेंसी, जॉर्जी हेनले द्वारा अभिनीत, से दोस्ती करता है और असलान, लियाम नीसन, की सेना में शामिल हो जाता है। इसे 9 दिसंबर को यूके में रिलीज किया गया था। यूके बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने नंबर 1 पर शुरुआत की और सप्ताहांत में 498 सिनेमाघरों में लगभग 8.7 मिलियन पाउंड की कमाई की। 31 दुनिया भर में नार्निया ने 463 मिलियन पाउंड की कमाई की। 32 उन्हें डेविड निकोल्स ने निर्देशित किया था, जिन्होंने अपनी किताब से फिल्म की पटकथा को रूपांतरित किया था। ब्रिटिश अमेरिकी उत्पादन को 10 नवंबर को यूके में वितरण दिया गया था। सकारात्मक चर्चा के बावजूद
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, पाउंड 5.7 मिलियन की अपनी उत्पादन लागत वसूल करने में असमर्थ रही। 33、34、 फॉरेस्ट व्हिटेकर ने 2006 की अकादमी पुरस्कार विजेता कम बजट वाली द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में निकोलस गैरिगन की भूमिका के लिए निर्देशक केविन मैकडोनाल्ड को मैकएवॉय का सुझाव दिया था। 35 मैकएवॉय ने एक स्कॉटिश डॉक्टर की भूमिका निभाई जो युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन व्हिटेकर द्वारा अभिनीत का निजी चिकित्सक बन जाता है। जबकि फिल्म अमीन के शासन की तथ्यात्मक घटनाओं पर आधारित है, कहानी का विवरण और मैकएवॉय द्वारा निभाया गया चरित्र काल्पनिक है और जाइल्स फोडेन के 1998 के उपन्यास से रूपांतरित किया गया है। मैकएवॉय ने अपने चरित्र का मूल्यांकन एक पूरी तरह से स्वार्थी मूर्ख के रूप में किया। 11 एक अभिभूत मैकएवॉय अपने पहले टेक के दौरान बेहोश हो गए। 36 मैकएवॉय को स्कॉटलैंड के अपने बाफ्टा अवार्ड्स द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामित किया गया, जहां फिल्म ने प्रमुख श्रेणियों में बाजी मारी। 37 और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। फिल्म को 3 पुरस्कार मिले, जिसमें वर्ष की उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म भी शामिल है। 38 इसके साथ ही मैकएवॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई। 39、 इसके बाद उन्होंने 2007 में बनी ऐतिहासिक फिल्म बिकमिंग जेन में आयरिश वकील टॉम लेफ्रॉय और जेन ऑस्टेन के प्रेमी की भूमिका निभाई, जो लेखक के प्रारंभिक जीवन से प्रेरित थी। 40 अगली फिल्म पेनेलोप थी, जिसका प्रीमियर 2006 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 41 क्रिस्टीना रिक्की द्वारा अभिनीत, इसने ध्रुवीकृत समीक्षाएं उत्पन्न कीं। 42 मैकएवॉय के करियर में सफल भूमिका एटोनमेंट में आई, जो इयान मैकेवान के इसी शीर्षक वाले उपन्यास का जो राइट का 2007 में रूपांतरण था। एक रोमांटिक युद्ध फिल्म, यह प्रेमियों सेसिलिया और रॉबी, केरा नाइटली और मैकएवॉय के जीवन पर केंद्रित है, जो उसकी ईर्ष्यालु छोटी बहन ब्रियोनी, साओरसे रोनन, द्वारा उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाने के बाद बिखर जाते स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैकएवॉय ने कहा कि उन्होंने सोचा, अगर मुझे यह भूमिका नहीं मिली तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यह विनाशकारी होगा। यह एक अद्भुत भूमिका है और मैं वास्तव में इसे चाहता था। 43 मैकएवॉय ने फिल्म को अविश्वसनीय रूप से दुखद कहा है, लेकिन इसे एक उत्थानकारी अनुभव मानते हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्हें उम्मीद है कि दर्शक बिल्कुल तबाह और दुखी हो जाएंगे। एटोनमेंट की स्क्रीनिंग 2007 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित की गई थी, जहां यह सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक थी, और वेनिस फिल्म फेस्टिवल। 45 एटोनमेंट एक बड़ा पुरस्कार दावेदार था। इसे 14 बाफ्टा और 7 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 46 मैकएवॉय और नाइटली दोनों को क्रमशः 65वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उनके प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 48 इसके अतिरिक्त फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया। मेटाक्रिटिक ने इसकी अनुमोदन रेटिंग 85 बताई। 49 हॉलीवुड रिपोर्टर के लेखक रे बेनेट ने कहा कि दोनों ने सम्मोहक और करिश्माई प्रदर्शन दिया। 50 दिसंबर 2022 में मैकएवॉय ने कहा कि मैकेवान एटोनमेंट में रॉबी के रूप में अपनी कास्टिंग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वह अपमानजनक नहीं था। उसने मुझे बस कुछ नहीं दिया और मैं थोड़ा हताश हो गया। फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा छोटा था, क्योंकि मेरा किरदार रॉबी 6 फीट के टेंड एडोनिस के लिए था और मैं एक 25 वर्षीय पीला ग्लासगो निवासी था जो 5 फीट कुछ भी नहीं था। उनकी अगली भूमिका में मैकएवॉय ने एंजेलिना जोली और मॉर्गन फ्रीमैन के साथ वांटेड 2008 में अभिनय किया, जो एक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने वेस्ले गिब्सन की भूमिका निभाई थी, जो एक युवा अमेरिकी आलसी व्यक्ति है जिसे पता चलता है कि वह हत्यारों की विरासत का उत्तराधिकारी है। जब मैकएवॉय ने भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट किया, तो उन्हें शुरू में अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि स्टूडियो पारंपरिक हॉलीवुड के प्रमुख पुरुष के लुक और काया वाले अभिनेता की तलाश कर रहा था।
बाद में उन्होंने याद किया कि उन्हें परीक्षण करने वालों में से सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन अंततः 2006 के अंत में उन्हें भूमिका मिल गई क्योंकि स्टूडियो किसी गीकी व्यक्ति को चाहता था। 51 वांटेड के लिए एक्शन दृश्यों की शूटिंग करते समय उन्हें कई चोटें आईं, जिसमें एक मुड़ा हुआ टखना और एक घायल घुटना शामिल था। 53 फिर भी अभिनेता ने कहा कि फिल्म बनाते समय उन्होंने अच्छा समय बिताया। मैकएवॉय ने पहले इस तरह की शैली में काम नहीं किया था और वांटेड को अधिक बहुमुखी होने का मौका माना। 54 मार्क मिलर की इसी नाम की कॉमिक बुक मिनी सीरीज पर आधारित यह जून 2008 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसे प्रेस से अनुकूल समीक्षा मिली, जिन्होंने आम तौर पर पसंद किया कि यह तेज गति वाली थी। 55 बॉक्स ऑफिस पर वांटेड एक सफलता थी, जिसने $75 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $341 मिलियन की कमाई की। 56 अगला था द लास्ट स्टेशन 2009, एक बायोपिक जो प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय के अंतिम महीनों का विवरण देती है और इसमें उस समय मैकएवॉय की पत्नी एनी मैरी डफ भी है। 57 इसे अमेरिका में सीमित संख्या में स्क्रीन पर दिखाया गया था। 58 हालांकि अधिकांश आलोचकों के पुरस्कारों ने सहकलाकारों हेलेन मिरेन और क्रिस्टोफर प्लमर पर ध्यान दिया। 59 2009 में मैकएवॉय ने टेलीविजन सीरीज एंजेलिना बैलेरिना द नेक्स्ट स्टेप्स में एंजेलिना के पिता मॉरिस मूसलिंग की आवाज दी। वह 2009 में अपोलो थिएटर के 3 डेज ऑफ रेन में भी मंच पर दिखाई दिए। 60 2010 के दशक मैकएवॉय 2010 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट पर आधारित एनिमेटेड फिल्म ग्नोमियो एंड जूलियट 2011 में पुरुष शीर्षक चरित्र को आवाज दी। 61 रॉबर्ट रेडफोर्ड के ऐतिहासिक अमेरिकी नाटक द कॉन्स्पिरेटर में मैकएवॉय ने एक आदर्शवादी युद्ध नायक की भूमिका निभाई, जो अब्राहम लिंकन की हत्या में आरोपी साजिशकर्ता मैरी सुराट, रॉबिन राइट का अनिच्छा से बचाव करता है। इसका प्रीमियर 2010 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 62 जबकि इस फिल्म को मिश्रित स्वागत मिला, आलोचकों ने अभिनेता के काम की सराहना की। ओवेन ग्लीबरमैन के द कॉन्स्पिरेटर के मूल्यांकन में उन्होंने इसे कठोर जोर और उबाऊ पाया, लेकिन मैकएवॉय को एक उत्साही उपस्थिति के रूप में माना। 2011 में मैकएवॉय ने युगांडा के बच्चों के चैरिटी रेट्रैक के लिए पैसे जुटाने में मदद करने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची अस्पताल की इमारत से एक भयानक बेस जंप किया, जो सड़कों पर बच्चों की सहायता करता है। 96 इसके बाद उन्होंने इस रेट्रैक का समर्थन करना जारी रखा। 97 इसके अतिरिक्त वह ब्रिटिश रेड क्रॉस के एक सेलिब्रिटी समर्थक है, जिनके साथ उन्होंने वहां की परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युगांडा की यात्रा की। वह कई महीनों तक वहां द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की शूटिंग करने के बाद चैरिटी से जुड़ गए थे और उन्होंने जो देखा उससे हैरान रह गए। 98 फरवरी 2007 में उन्होंने उत्तरी युगांडा का दौरा किया और ब्रिटिश रेड क्रॉस द्वारा समर्थित परियोजनाओं को देखने में 4 दिन बिताए। 99 2015 में मैकएवॉय ने अपने पूर्व ड्रामा स्कूल रॉयल कंसर्वेटोयर ऑफ स्कॉटलैंड में 10 साल के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए £1,25,000 देने का वचन दिया। 100 मार्च 2020 में मैकएवॉय ने यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 महामारी को कम करने में NHS की मदद करने के लिए एक क्राउडफंडिंग अभियान में £2,75,000 का दान दिया। 101 अभिनय क्रेडिट बटा फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख जेम्स मैकएवॉय के प्रदर्शनों की सूची। पुरस्कार और नामांकन। 2010 के मध्य में मैकएवॉय को एक्समैन फर्स्ट क्लास में टेलीपैथिक सुपरहीरो प्रोफेसर एक्समैन के नेता और संस्थापक के रूप में लिया गया था। 64 वह माइकल फैसबेंडर, जेनिफर लॉरेंस और निकोलस हाउल्ट जैसे कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो गए। मार्वल कॉमिक्स और फिल्म श्रृंखला के प्रीक्वल पर आधारित
यह प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के बीच के संबंधों और उनके समूहों की उत्पत्ति पर केंद्रित है। मैकएवॉय ने एक बच्चे के रूप में कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह एक्स-मेन एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला के प्रशंसक थे। 1 जून को यूके में रिलीज हुई, फर्स्ट क्लास ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में लगभग 5 मिलियन पाउंड की टिकट बिक्री के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 66 फर्स्ट क्लास की समीक्षा अनुकूल रूप से की गई। 68 उसी वर्ष मैकएवॉय ने एनिमेटेड हॉलिडे फिल्म आर्थर क्रिसमस में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। उन्होंने डैनी बॉयल की फिल्म ट्रांस में भी मुख्य भूमिका निभाई। 2012 में मैकएवॉय को ब्रूस रॉबर्टसन के रूप में फिल्थ में लिया गया था, जो इसी नाम के इरविन वेल्श उपन्यास का रूपांतरण था। फिल्म के कलाकारों में मैकएवॉय की पूर्व सहपाठी शाउना मैकडोनाल्ड उनकी पत्नी के रूप में, साथ ही जेमी बेल, जिम ब्रॉडबेंट, एडी मार्सन और इमोजेन पूच शामिल है। अपनी भूमिका के लिए मैकएवॉय ने दिसंबर 2013 में ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 69 70 यह भी घोषणा की गई थी कि वह जेसिका चेस्टेन के साथ एक डबल फीचर फिल्म प्रोजेक्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ एलेनोर रिग्बी में सहकलाकार होंगे। 71 उन्होंने नील गैमन द्वारा लिखित नेवरव्हेयर के रेडियो नाटक रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। 72 अक्टूबर 2016 73 गैमन ने नाविक की भूमिका निभाई। मैकएवॉय ने 2013 की शुरुआत में लंदन के वेस्ट एंड में शेक्सपियर के मैकबेथ में अभिनय किया। मैकबेथ ट्राफल्गर ट्रांसफॉर्म्ड में पहला प्रदर्शन था, जो 9 फरवरी से 27 अप्रैल तक चला। इस प्रोडक्शन का निर्देशन जेमी लॉयड ने किया था, जिन्होंने 2009 में 3 डेज ऑफ रेन में मैकएवॉय को मंच पर उनके अंतिम कार्यकाल में भी निर्देशित किया था। 74 2015 में मैकएवॉय ने द रूलिंग क्लास में जैक गुर्ने की भूमिका के लिए लंदन के इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 75 जो जेमी लॉयड द्वारा निर्देशित पीटर बार्न्स नाटक का पुनरुद्धार था। यह 16 जनवरी से 11 अप्रैल 2015 तक ट्राफल्गर स्टूडियो में चला। मैकएवॉय ने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में प्रोफेसर एक्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसने दुनिया भर में $747.9 मिलियन की कमाई की, जिससे यह वर्ष 2014 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और एक्स-मेन फ्रेंचाइजी में और 2016 की एक्स-मेन एपोकेलिप्स में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 76 77 2016 में उन्होंने एम. नाइट श्यामलन थ्रिलर स्प्लिट में केविन वेंडेल क्रम्प के रूप में अभिनय किया, जो खतरनाक क्षमताओं वाला एक विघटनकारी पहचान विकार पीड़ित था। उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की, कुछ ने इसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। 78 7/9 2018 में मैकएवॉय ने बीबीसी मिनीसीरीज वाटरशिप डाउन में हेजल की आवाज दी। 81 मैकएवॉय ने हॉरर फिल्म इट चैप्टर 2 में वयस्क बिल डेनब्रो की भूमिका निभाई, जो इट 2017 की अगली कड़ी है, जिसका प्रीमियर 6 सितंबर 2019 82 को हुआ और इसने बॉक्स ऑफिस पर $473 मिलियन की कमाई की। इसके अलावा 2019 में मैकएवॉय ने हिज डार्क मटेरियल के टेलीविजन रूपांतरण में लॉर्ड एजरील के रूप में अभिनय किया। 83 84 2020 का दशक 4 मार्च 2020 को यह घोषणा की गई कि ऑडिबल नील गैमन की प्रशंसित कॉमिक बुक श्रृंखला द सैंडमैन को एक बहुभाग ऑडियो ड्रामा में रूपांतरित करेगा, जिसमें मैकएवॉय मुख्य पात्र ड्रीम को आवाज देंगे। मैकएवॉय ने जेमी लॉयड कंपनी के प्रोडक्शन साइरानो डे बर्गेरेक में अभिनय किया, जो 3 फरवरी 2022 को वेस्ट एंड के हेरोल्ड पिंटर थिएटर में शुरू हुआ, जिसके लिए उन्हें पुरुष पहचान वाली भूमिका में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए व्हाट्स ऑन स्टेज पुरस्कार मिला। उन्होंने ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक बैम के हार्वे थिएटर में सीमित रन में अपना प्रदर्शन जारी रखा, 5 अप्रैल 2022 को स्टेटसाइड शो की शुरुआत की और 22 मई 2022 तक चला। 85
व्यक्तिगत जीवन। शेमलेस पर काम करने के दौरान मैकेवॉय ने सहकलाकार एनी मैरी डफ को डेट करना शुरू किया, जिन्होंने उनके किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 11 नवंबर 2006 को शादी की, 86 और उनके बेटे का जन्म 2010 में हुआ। 87 मैकेवॉय और डफ ने मई 2016 में तलाक लेने के अपने फैसले की घोषणा की। 88 और अपने बेटे के जीवन में व्यवधान को कम करने के लिए उन्होंने शुरू में उत्तरी लंदन में एक घर साझा किया जब वे कहीं और काम नहीं कर रहे थे। 89 बाद में मैकेवॉय ने लिसा लिबर्टी के साथ एक रिश्ता शुरू किया, जिनसे उनकी मुलाकात स्प्लिट 2016 के सेट पर हुई थी, जहां उन्होंने निर्देशक एम. नाइट श्यामलन के निजी सहायक के रूप में काम किया था। 2022 की शुरुआत में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने अटकलों के वर्षों के बाद गुप्त रूप से शादी कर ली। मैकेवॉय को बफ्ता से राइजिंग स्टार पुरस्कार मिलने के बाद उनके अलग हुए पिता ने संडे मिरर से बात करते हुए कहा कि वे अपने बेटे से संपर्क करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। हालांकि उन्होंने लेख नहीं पढ़ा था, लेकिन मैकेवॉय ने इसके बारे में सुना और वे इससे प्रभावित नहीं हुए। मैकेवॉय खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं, जो अब कैथोलिक धर्म का पालन नहीं करते हैं। 10. उन्हें काल्पनिक विषयों में रुचि है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 11 साल की उम्र से ही द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ने के साथ उनकी रुचि शुरू हो गई थी। 91 मैकेवॉय सेल्टिक एफसी के प्रशंसक है। उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम एक्टिंग रोल सेल्टिक खिलाड़ी जिमी जॉनस्टोन होगा। 92 वह एक बार वीडियो गेम के आदी हो गए थे, द लीजेंड ऑफ जेल्डा, सीक्रेट ऑफ मैना और द एल्डर स्क्रॉल 4 ओब्लिवियन जैसे रोल प्लेइंग गेम खेलते थे, जिसे उन्होंने तब छोड़ दिया जब इसने उनके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मैकेवॉय ने गेम की लत से छुटकारा पाने के लिए रसोई के चूल्हे पर ओब्लिवियन की अपनी डिस्क को जलाना याद किया। 93 2011 में स्काई न्यूज से बात करते हुए मैकेवॉय ने कहा कि उनका मानना है कि ब्रिटिश फिल्म निर्माता अमेरिकी दर्शकों को खुश करने के लिए अपने प्रोडक्शन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। 94 उन्होंने पहले 3D फिल्मों को पैसे की बर्बादी कहा था। फिल्म स्टूडियो पर सिनेमा दर्शकों से अधिक पैसा कमाने के लिए इस प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया था। 9 मैकेंजी रियो डेविस, जन्म 1 अप्रैल 1987, 2 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्होंने ड्रामा फिल्म स्मैश्ड 2012 से अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2013 में वह फिल्म द एफ वर्ड में नजर आईं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड नामांकन मिला। 2014 से 2017 तक उन्होंने AMC पीरियड ड्रामा सीरीज हॉल्ट एंड कैच फायर में कंप्यूटर प्रोग्रामर कैमरन होवे के रूप में अभिनय किया। डेविस ने एमी पुरस्कार विजेता ब्लैक मिरर एपिसोड सैन जुनिपेरो में यॉर्की के रूप में सहअभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। वह द मार्टियन 2015, ब्लेड रनर 2049, 2017 फिल्मों में दिखाई दी और कॉमेडी ड्रामा फिल्म टुली 2018 में शीर्षक चरित्र को चित्रित किया। इसके बाद उन्होंने टर्मिनेटर डार्क फेट 2019 में संवर्धित सुपरसैनिक ग्रेस के रूप में अभिनय किया और कॉमेडी फिल्म हैप्पीएस्ट सीजन 2020 में सहअभिनय किया। 2021 में उन्होंने मिनी सीरीज स्टेशन 11 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसने उन्हें साइंस फिक्शन फंतासी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड दिलाया। प्रारंभिक जीवन। डेविस का जन्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। उनके पिता लोटे एक ग्राफिक डिजाइनर थे और दूसरे पिता जॉन डेविस इंग्लैंड के लिवरपूल के हेयर ड्रेसर थे। 3 उनके माता पिता एजी हेयर के मालिक हैं। उन्होंने 2005 में वेस्ट वैंकूवर के कॉलिंगवुड स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर क्यूबेक के मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के नेबरहुड प्लेहाउस में अभिनय का अध्ययन किया। 4 5
आजीविका। डेविस टिफ 2015 में डेविस की पहली फीचर फिल्म स्मैश्ड थी। 2015 में वह नासा उपग्रह संचार इंजीनियर मिंडी पार्क के रूप में द मार्टियन में दिखाई दीं। 2014 से 2017 तक उन्होंने हॉल्ट एंड कैच फायर में 4 सीजन की अवधि के लिए प्रोग्रामिंग कौतुक कैमरून होवे की भूमिका निभाई। 6、7、 2016 में उन्होंने एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर के एक एपिसोड सैन जुनिपेरो में यॉर्की के रूप में सहअभिनय किया, जिसे 2 एमी पुरस्कार मिले। 8 उन्हें ब्लेड रनर 2049 में मैरिएट के रूप में भी कास्ट किया गया था। 9、 2019 में वह टर्मिनेटर डार्क फेट में एक संवर्धित सुपर सैनिक के रूप में दिखाई दी, जिसे दानी रामोस की रक्षा के लिए भविष्य से भेजा जाता है। अक्टूबर 2019 में उन्हें HBO मैक्स मिनिसीरीज स्टेशन 11 में मुख्य भूमिका में लिया गया। 2020 में डेविस ने फिन वोल्फहार्ड और ब्रुकलिन प्रिंस के साथ द टर्निंग में केट के रूप में अभिनय किया। यह फिल्म हेनरी जेम्स द्वारा 1898 के हॉरर उपन्यास द टर्न ऑफ द स्क्रू का आधुनिक रूपांतरण है। उन्होंने जॉन स्टीवर्ट की अमेरिकी चुनावी प्रणाली पर पैसे के अत्यधिक प्रभाव के बारे में एक फिल्म इरेसिस्टिबल में डायना हेस्टिग्स के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने क्रिस्टन स्टीवर्ट की सहअभिनीत 2020 की रोमांटिक कॉमेडी हैप्पीएस्ट सीजन में भी अभिनय किया। 11、12、13。 जून 2020 में यह घोषणा की गई थी कि डेविस जेलन ब्रदर्स की विज्ञान कथा कॉमेडी अल्फा गैंग के कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा होंगे, जिसमें जॉन हैम, एंड्रिया राइजबोरो, निकोलस हाउल्ट, सोफिया बुटेला और स्टीवन येउन शामिल है। 14、 फरवरी से अप्रैल 2023 तक उन्होंने लंदन के नेशनल थिएटर में साइमन स्टोन द्वारा अपडेटेड संस्करण में फेदरा में इसोल्डे की भूमिका निभाई। उनकी लघु फिल्म वोका, जो उनकी निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शॉर्टकट्स कार्यक्रम में प्रदर्शित की गई। 15、 मई 2022 में उन्होंने जस्टिन एंडरसन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म स्विमिंग होम में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो डेबोरा लेवी के इसी नाम के बुकर पुरस्कार नामांकित उपन्यास का रूपांतरण है, जिसमें क्रिस्टोफर एबॉट और एरियन लेबेट भी है। 16、 फिल्मोग्राफी। एसलिंग फ्रांकोसी बटा LFRAENTOZI बटा एश लिंग फ्रैन चोह जी इतालवी एलाई एफारेंटियोजेडाई, जन्म 6 जून 1993, 1, 2, 3, एक आयरिश अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म द नाइटिंगेल 2018 में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए आक्ता पुरस्कार जीता। टेलीविजन पर वह RTE, BBC 2 क्राइम ड्रामा द फॉल 2013 से 2016, TNT सीरीज लीजेंड्स 2015 के सीजन 2 और BBC 1 मिनिसीरीज ब्लैक नार्सिसस 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन। फ्रांसियोसी का जन्म 6 जून 1993 को डबलिन में हुआ था। वह एक आयरिश मां और इतालवी पिता की बेटी है। 3 उनके 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई की। 4、 आजीविका। 2013 से 2016 तक फ्रांसियोसी ने RTE और BBC 2 क्राइम ड्रामा सीरीज द फॉल में केटी बेनेटेटो के रूप में अभिनय किया। 5 उन्होंने 2014 में जिमी हॉल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने केट क्रॉफर्ड के रूप में TNT सीरीज लीजेंड्स के दूसरे सीजन में अभिनय किया। 6 2016 में फ्रांकोसी HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 6ठे सीजन में लियाना स्टार्क के रूप में दिखाई दी और 7वें सीजन में अपनी भूमिका को दोहराया। 7 उन्होंने द नाइटिंगेल में क्लेयर कैरोल की मुख्य भूमिका निभाई, जो तस्मानिया में सेट और जेनिफर केंट द्वारा निर्देशित 2018 की एक पीरियड ड्रामा है। 8 द नाइटिंगेल के लिए फ्रांकोसी को आलोचकों की प्रशंसा और AACTA सहित कई पुरस्कार मिले। उन्होंने BBC थ्रिलर क्लिक के सीजन 1 में जॉर्जिया कनिंघम के रूप में सहायक
और आवर्ती भूमिकाएं और नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन एंथोलॉजी जीनियस की पिकासो किस्त में फर्नांडे ओलिवियर के रूप में भी भूमिकाएं निभाईं। 2020 की मिनिसीरीज ब्लैक नार्सिसस में फ्रांकोसी ने जेम्मा आर्टरटन के साथ सिस्टर रूथ का किरदार निभाया। तब से वह होम, द अनफॉरगिवेबल, गॉड्स क्रिएचर्स, द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेटर और स्टॉप मोशन जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। सैम टेलर जॉनसन द्वारा निर्देशित बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म रोथको में उनकी आगामी फिल्म भूमिकाएं है। 9 और जेमी एडम्स द्वारा निर्देशित थ्रिलर टर्न अप द सन में व्यक्तिगत जीवन। फ्रांसीसी अंग्रेजी, आयरिश और इतालवी भाषा में पारंगत है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में फ्रेंच और स्पेनिश भी पढ़ी है। 4. फिल्मोग्राफी। पतली परत। 2016 में फ्रांसीसी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 जिम्मी हॉल मैरी। 2014 महत्वाकांक्षा शिक्षु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसेटा मिशन के लिए लघु फिल्म। 2016 महत्वाकांक्षा उपसंहार मालिक ईएसए रोसेटा मिशन के लिए लघु फिल्म। 10 स्टिक्स सारा लघु फिल्म। 2018 बुलबुल क्लेयर कैरोल। 2020 घर डेल्टा। 2021 अक्षमय कैथरीन मेलकम। 2022 भगवान के प्राणी सारा मर्फी। 2023 डेमेटर की अंतिम यात्रा अन्ना। 2023 गतिअवरोध एला ब्लेक। 2024 बुरा मत बोलो सियारा डाक उत्पादन। टीबीए सूर्य को ऊपर उठाओ। टीबीए डाक उत्पादन। टीबीए ट्विनलेस डाक उत्पादन। एसलिंग फ्रांकोसी बटा LFRANTOZI बटा एश लिंग फ्रैन चोह जी इतालवी एलाई एफआरएनटीओजेडाई। जन्म 6 जून 1993। 1, 2, 3 एक आयरिश अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म द नाइटिंगेल 2018 में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए आक्ता पुरस्कार जीता। टेलीविजन पर वह RTE, BBC 2 क्राइम ड्रामा द फॉल 2013 से 2016, TNT सीरीज लीजेंड्स 2015 के सीजन 2 और BBC 1 मिनिसीरीज ब्लैक नार्सिसस 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन। फ्रांसीसी का जन्म 6 जून 1993 को डबलिन में हुआ था। वह एक आयरिश मां और इतालवी पिता की बेटी है। 3 उनके 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई की। 4. आजीविका। 2013 से 2016 तक फ्रांसीसी ने RTE और BBC 2 क्राइम ड्रामा सीरीज द फॉल में केटी बेनेटेटो के रूप में अभिनय किया। 5 उन्होंने 2014 में जिमी हॉल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने केट क्रॉफर्ड के रूप में TNT सीरीज लीजेंड्स के दूसरे सीजन में अभिनय किया। 2016 में फ्रांकोसी HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 6ठे सीजन में लियाना स्टार्क के रूप में दिखाई दी और 7वें सीजन में अपनी भूमिका को दोहराया। 7 उन्होंने द नाइटिंगेल में क्लेयर कैरोल की मुख्य भूमिका निभाई, जो तस्मानिया में सेट और जेनिफर केन द्वारा निर्देशित 2018 की एक पीरियड ड्रामा है। 8 द नाइटिंगेल के लिए फ्रांकोसी को आलोचकों की प्रशंसा और ACTA सहित कई पुरस्कार मिले। उन्होंने BBC थ्रिलर क्लिक के सीजन 1 में जॉर्जिया कनिंघम के रूप में सहायक और आवर्ती भूमिकाएं और नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन एंथोलॉजी जीनियस की पिकासो किस्त में फर्नांडे ओलिवियर के रूप में भी भूमिकाएं निभाईं। 2020 की मिनिसीरीज ब्लैक नार्सिसस में फ्रांकोसी ने जेम्मा आर्टरटन के साथ सिस्टर रूथ का किरदार निभाया। तब से वह होम, द अनफॉरगिवेबल, गॉड्स क्रिएचर्स, द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेटर और स्टॉप मोशन जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। सैम टेलर जॉनसन द्वारा निर्देशित बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म रोथको में उनकी आगामी फिल्म भूमिकाएं है। 9 और जेमी एडम्स द्वारा निर्देशित थ्रिलर टर्न अप द सन में व्यक्तिगत जीवन। फ्रांसीसी अंग्रेजी, आयरिश और इतालवी भाषा में पारंगत है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में फ्रेंच
और स्पेनिश भी पढ़ी है। 4 फिल्मोग्राफी। पतली परत। 2016 में फ्रांसीसी। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 जिम्मी हॉल मैरी। 2014 महत्वाकांक्षा शिक्षु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसेटा मिशन के लिए लघु फिल्म। 2016 महत्वाकांक्षा उपसंहार मालिक ईएसए रोसेटा मिशन के लिए लघु फिल्म। 10 स्टिक्स सारा लघु फिल्म। 2018 बुलबुल क्लेयर कैरोल। 2020 घर डेल्टा। 2021 अक्षमय कैथरीन मेलकम। 2022 भगवान के प्राणी सारा मर्फी। 2023 डेमेटर की अंतिम यात्रा अन्ना। 2023 गतिअवरोध एला ब्लेक। 2024 बुरा मत बोलो सियारा डाक उत्पादन। टीबीए सूर्य को ऊपर उठाओ। टीबीए डाक उत्पादन। टीबीए ट्विनलेस डाक उत्पादन। जुलाई 2022 तक मैकनेरी ड्रामा द लाइन पर फिल्मांकन कर रहे हैं। 26 वह फिल्म फेरीलैंड में अभिनय करेंगे, जिसका निर्माण जून 2022 में समाप्त होगा। फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई थी कि मैकनेरी माइकल शैनन, एमिलिया क्लार्क और डेन डेहान के साथ आगामी जोसेफ मैकार्थी की बायोपिक में अभिनय करेंगे। 27 मई 2022 में वह कथित तौर पर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्राइटवाटर में जैक रेनोर और एमिली ब्राउनिंग के साथ शामिल हुए। 28 उसी महीने मैकनेरी को ब्लड फॉर डस्ट के लिए कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया, जो एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें किट हरिंगटन और जोश लुकास भी शामिल है। 29 एक महीने बाद मैकनेरी एमी एडम्स के साथ मैरियल हेलर की नाइटबिच में भी शामिल हुए। 30 फिल्मांकन सितंबर 2022 में शुरू होने वाला है। जुलाई 2023 तक मैकनेरी अमेज़न प्राइम सीरीज इनविंसिबल के आगामी तीसरे सीजन में शामिल होने के लिए तैयार है। निर्माता। मैकनेरी ने 2007 की इन सर्च ऑफ ए मिडनाइट किस के लिए निर्माता के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया और जिसे उनकी ब्रेकआउट फिल्म कहा जाता है। 31-32 उन्होंने एक अभिनेता और निर्माता के रूप में कई अन्य परियोजनाओं पर काम किया है, जिसमें 2012 की ए नाइट इन द वुड्स और एंग्री व्हाइट मैन, ड्रैगन डे और द ऑफ ऑवर्स शामिल है, जो सभी 2011 में रिलीज हुई। शो। अन्य कार्य। 2002 में मैकनेरी डेथ कैब फॉर क्यूटी के संगीत वीडियो ए मूवी स्क्रिप्ट एंडिंग में दिखाई दिए। 2006 में मैकनेरी रेजिना स्पेक्टर के फिडेलिटी के संगीत वीडियो में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन मैकनेरी के दोस्त मार्क वेब ने किया था। 2007 में मैकनेरी डगलस कूपलैंड द्वारा जेपॉड के लिए बुकशॉट्स फिल्म में दिखाई दिए, जिसे गलत तरीके से स्कूट मैकनेली के रूप में श्रेय दिया गया। 33 व्यक्तिगत जीवन। मैकनेरी ने 2010 में अभिनेत्री व्हिटनी एबल से शादी की। मॉन्स्टर्स में सहअभिनय करने से लगभग 6 महीने पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में डेटिंग शुरू की। 34 उनके 2 बच्चे हैं। 35 19 नवंबर 2019 को एबल ने घोषणा की कि उनका तलाक हो गया है। 36 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2001लत संख्या रस्य 2002 लगाया रेवर किड एक लघु फिल्म। 2003 नमादा ननरयान। वंडरलैंड जैक। मौन मित्र एक लघु फिल्म। 2004 डीबीएस स्टोनर। सेमिनोल फ्लैट्स में श्वेत पुरुष घाटी लघु फिल्म। स्लीपओवर क्लब में डीजे। 2005 हर्बी पूरी तरह भरी हुई ऑगी। 2006 मार्कस चार्ल्स। कला विद्यालय गोपनीय आर्मी जैकेट। पुलिसमैन बीटनीक। जॉन मार्कस स्कूट मैकनेरी। जन्म 11 नवंबर 1977। एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें मॉन्स्टर्स, आर्गो, किलिंग देम सॉफ्टली, 12 ईयर्स ए स्लेव, गॉन गर्ल और बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।
2 टेलीविजन में उन्होंने एएमसी पीरियड ड्रामा हॉल्ट एंड कैच फायर, ट्रू डिटेक्टिव, नार्कोस, मैक्सिको और नेटफ्लिक्स वेस्टर्न मिनिसीरीज गॉडलेस में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। मैकनेरी का जन्म 11 नवंबर 1977 को टेक्सास के डलास में एलिसिया एन मैकनेरी, नी मर्चेंट और स्टीवर्ट हॉल मैकनेरी के घर हुआ था। एक डलास में एक घर के अलावा परिवार के पास ग्रामीण पेरिस, टेक्सास में एक खेत था जहां वे सप्ताहांत और छुट्टियों पर समय बिताते थे। 3-4 बड़े होकर उन्होंने स्कूल के बाद के कार्यक्रमों में थिएटर किया। 2 जब वह लगभग 2 साल का था तब उसके पिता ने उसे स्कूटर कहना शुरू कर दिया था। बहुत से लोग कहते हैं, ओह, यह कोई आश्चर्यजनक कहानी होगी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने बट पर स्कूटर चलाता था, मैकनेरी कहते हैं। वो मैकनेरी ने कहा है कि वह अत्यधिक डिस्लेक्सिक है और उसे 4 साल तक डिस्लेक्सिया स्कूल जाना पड़ा। वह खुद को एक दृश्य शिक्षार्थी के रूप में वर्णित करता है और इसी कारण से वह फिल्मों की ओर आकर्षित हुआ। 6 मैकनेरी ने लेक हाईलैंड्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 7 आजीविका। अभिनेता। मैकनेरी 18 साल की उम्र में ऑस्टिन, टेक्सास विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए ऑस्टिन, टेक्सास चले गए। 2001 में वे एलेक्स होल्ड्रिज द्वारा लिखित और निर्देशित रॉन्ग नंबर्स में दिखाई दिए, जिसने ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता। 4 होल्ड्रिज को रॉन्ग नंबर्स को स्टूडियो पिक्चर में रीमेक करने के लिए काम पर रखा गया था, जो कभी नहीं बनी। 5 सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले मैकनेरी फिल्म स्कूल जाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 4 उन्होंने 1 साल तक भाग लिया। 9 फिर पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म निर्माण में काम करना शुरू कर दिया, बढ़ीगिरी और फिल्म सेट बनाना। इसके बाद उन्होंने 200 से अधिक टीवी विज्ञापनों में लगातार नौकरी हासिल करने से पहले एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। 2000 के दशक की शुरुआत में मैकनेरी ने विद्रोही धार वाले रंगीन और व्यक्तिपरक युवा पुरुषों को चित्रित किया। उन्होंने वंडरलैंड, हर्बी, फुली लोडेड और आर्ट स्कूल कॉन्फिडेंशियल सहित फिल्मों में छोटे-छोटे हिस्से किए। 2010 में गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा एलियन आक्रमणकारी फिल्म मॉन्स्टर्स की रिलीज देखी गई, जिसमें मैकनेरी ने अभिनय किया और बड़े पैमाने पर सुधारित संवाद दिखाए और इसे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और टेक्सास में शूट किया गया। 11、12、13 2012 में मैकनेरी ने निर्देशक एंड्रयू डोमिनिक की फिल्म किलिंग देम सॉफ्टली में ब्रैड पिट के साथ फ्रेंकी की भूमिका निभाई। 14 इसने कई हाई प्रोफाइल भूमिकाओं को जन्म दिया, जिसमें बेन एफ्लेक की आर्गो, 3 गस वान सेंट की प्रॉमिस्ड लैंड और लिन शेल्टन की टची फीली में रोजमेरी डेविड के साथ शामिल है। 15 आर्गो में जो स्टैफोर्ड के रूप में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने फारसी का अध्ययन किया, जिसे उन्होंने फिल्म में अपने अंतिम एकालाप में बोला था। 16 2013 में वे स्टीव मैकवीन की 12 ईयर्स ए स्लेव में दिखाई दिए, जिसमें फिर से पिट शामिल थे। मैकनेरी ने माइकल फैसपेंडर के साथ अपनी दूसरी फिल्म लियोनार्ड अब्राहमसन की फ्रैंक फिल्म में फिल्माई। वह डेविड मिचॉड की द रोवर में रॉबर्ट पैटिंसन और गाय पियर्स के साथ दिखाई देते हैं। मैकनेरी ने 1980 और 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर व्यवसाय के बारे में एएमसी नेटवर्क ड्रामा हॉल्ट एंड कैच फायर में कंप्यूटर इंजीनियर और इंटरनेट अग्रणी गॉर्डन क्लार्क की भूमिका निभाई। 17-18 यह सीरीज 2014 से 2017 तक 4 सीजन तक चली और इसे काफी प्रशंसा मिली। एक 9 संयोग से हॉल्ट एंड कैच फायर में उनके चरित्र की पत्नी का किरदार अभिनेता केरी बिशे ने निभाया है, जिन्होंने आर्गो में भी उनके जीवनसाथी की भूमिका निभाई थी। मैकनेरी ने बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस में वालेस कीफ की भूमिका निभाई। 20 सितंबर 2016 2017 में मैकनेरी ने क्राइम ड्रामा स्लीपलेस में क्राइम बॉस नोवाक की भूमिका निभाई और टेलीविजन पर
वापसी की जब उन्होंने नेटफ्लिक्स वेस्टर्न मिनिसीरीज गॉडलेस में अदूरदर्शी शेरिफ बिल मैकन्यू के रूप में सहअभिनय किया। 2018 से उन्होंने नेटफ्लिक्स के नार्कोस, मेक्सिको में डीईए एजेंट वॉल्ट ब्रेसलिन को भी चित्रित किया है। 2019 में ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन में परेशान पिता टॉम परसेल के चित्रण के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 22. मैकनेरी अगली बार टॉरस में मशीन गन केली, जिन्होंने पटकथा का सहलेखन भी किया, और मेगन फॉक्स के साथ दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 72वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 23. उन्होंने 2022 की फिल्म ब्लोंड में एंड्रयू डोमिनिक के साथ फिर से काम किया, जो जॉयस कैरोल ओट्स के ऐतिहासिक फिक्शन उपन्यास का रूपांतरण है, जो मर्लिन मुनरो के आंतरिक जीवन का वर्णन करता है। 2022 में मैकनेरी ने नेटफ्लिक्स मिस्ट्री फिल्म लकीस्ट गर्ल अलाइव और लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड म्यूजिकल कॉमेडी लाइल क्रोकोडाइल में भी अभिनय किया। 24. इसके अतिरिक्त उन्होंने एएमसी की एनिमेटेड सीरीज पैंथियन में एक चरित्र को आवाज दी। जॉन हैरिस, जन्म 11 जुलाई 1967, एक ब्रिटिश फिल्म संपादक है, जो स्नैच 2000, लेयर केक 2004, द डिसेंट 2005, स्टारडस्ट 2007, 127 ओवर्स 2010, द वुमन इन ब्लैक 2012, T2 ट्रेनस्पॉटिंग 2017, मैकमाफिया 2018, येस्टरडे 2019 और द डिग 2021 में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 127 घंटे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। E. आजीविका। हैरिस को नील मार्शल की द डिसेंट 2005 में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उपलब्धि के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड BIFA से सम्मानित किया गया। 2011 में हैरिस को डैनी बॉयल की 127 ओवर्स 2010 में उनके संपादन कार्य के लिए अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और बाद में वे अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS के सदस्य बन गए। उनके पास किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2015 में एडी हैमिल्टन के साथ उनके संपादन कार्य के लिए सैटर्न अवार्ड बेस्ट एडिटिंग नामांकन सहित 13 और नामांकन है। R. हैरिस फिलहाल डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित 28 ईयर्स लेटर पर काम कर रहे हैं। फिल्मोग्राफी। संपादक, बुराई मत बोलो 2024, हेरोल्ड फ्राई की असंभावित तीर्थयात्रा 2023, पिस्तौल 2022, द डिग 2021, कल 2019, अंधेरा दिख रहा है 2019, टेल इट टू द बीच 2018, मैकमाफिया 2018, T2 ट्रेनस्पॉटिंग 2017, बेस्टिल दिवस 2016, किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2014, जनवरी के 2 चेहरे 2014, क्रिसमस इन ए डे 2013, ट्रांस 2013, द वुमन इन ब्लैक 2012, 127 घंटे 2010, किकैस 2010, The Descent Part R 2009, ईडन लेक 2008, Stardust 2007, स्टार्टर फॉर 10 2006, बीइंग साइरस 2005, The Descent 2005, लेयर केक 2004। तो दोस्तों इसे एक तरह से 12 जनवरी 2022 को एक तरह से कई जगह रिलीज़ कर दिया गया था, और इसके बाद 17 मार्च 2022 को डेनमार्क में इसे रिलीज़ कर दिया गया था, और इसके बाद 21 जुलाई 2022 को नीदरलैंड में इसे रिलीज़ कर दिया गया था।
और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ इसके एक तरह से पुराने पार्ट के बारे में। बाकी अब ये जो मूवी आई है इसे अब इस एक तरह से शुक्रवार से रिलीज़ कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर बड़े स्केल पर, जो कि एक तरह से बेहतरीन एक तरह से परफॉर्मेंस देने वाली है इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हॉरर मूवी का क्रेज़ इंडिया में बहुत बेहतरीन चल रहा है। बाकी इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना एक तरह से चालू कर चुके हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।